और टॉपिक 1 में आज हम लोग अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज के बारे में, जो कि जीएस पॉइंटर घटना चक्र में दिया गया है, उसमें हम लोग देखेंगे यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो चलिए देखिए, अगर आप जीएस पॉइंटर मार्केट से खरीदते हैं तो 40-50 रुपए में हो सकता है, लेकिन अगर आप मेरा जीएस पॉइंटर बुक या फिर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस बुक में ये कंटेंट है, डेमो के रूप में हम आपको दिखा रहे हैं और एक फीडबैक भी लेंगे। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको मेरा पीडीएफ भी मिल जाएगा, इस बुक का कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा, या फिर इसका बुक भी लॉन्च होने वाला है। ये डेमो के रूप में आप मेरे बुक के कंटेंट को आज देख लीजिए कि पूरे बुक में किस तरह से कंटेंट आपको मिलेगा। रोते रोते देखिए, ये सर थॉमस रो, और रोते रोते पैर पे गिर गया बाबू, व्यापार करने दीजिए। याद रखना, सर थॉमस रो, और रोते रोते गिर गया पैर पे, और तब क्या हुआ, उसको व्यापार करने की अनुमति दे दी। तो ध्यान में रखना है, सर थॉमस रो। जब हम लोग एग्जाम देंगे ना तो यहीं पे आके उलट जाएंगे। सबसे ज्यादा आंसर टिक करने वाला जो शब्द आता है ना, वो मसूलीपट्टनम आता है, और ये सब मसूली पर टिक लगाकर सूली पर चढ़ जाते हैं। बोलते अरे बाप रे, यही तो गलती हो गया। वो कर्क है, कर्क ने गोवा पर कब्जा किया था। ये बातें आप भूल ना जाइयो, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, यहां कहा है कि क्वेश्चन पहले आपको हम एमसीक्यूज देंगे, उसके बाद वन लाइनर जो कि टू द पॉइंट जीएस पॉइंटर बेस्ड होगा, वो हम बताएंगे। पहले देखिए, 1498 ईस्वी में कालीकट तट पर पहुंचने वाले पुर्तगाली नाविक का स्वागत किसने किया? जल्दी से बताइएगा। पुर्तगाली जो आए थे कहां पर, तो कालीकट तट में। कितने ईस्वी में? तो 1498 ईस्वी में। उनका स्वागत, पुर्तगाली नाविक का स्वागत किसने किया, ये आपको बताना है। और ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, उन सभी ऑप्शंस को यहां दिए हैं जो कि व्यापार करने के लिए भारत में आए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए, पहला ऑप्शन है फ्रांसिस्को डी अल्मीरा, जमेरीन, कैप्टन कुक और एबल तस्मान। बताइएगा। तो देखिए, अगर आप हमारे बुक में देखेंगे तो बुक के नीचे में आपको सही उत्तर इस तरह से लिख कर दिया हुआ है, बी नंबर, ठीक है। और यहां लिखा हुआ है कालीकट के शासक को जमीरीन, याद रखना है, कि उपाधि से जाना जाता था। याद रखना है, जमेरीन जो हम लोग बोलते हैं, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, तो ये तिलक की उपाधि होती थी और उनको तिलक के नाम से ही जाना जाता था। उसी तरह से कालीकट के शासक को जमेरीन की उपाधि से जाना जाता था, और जमेरीन ने ही, ये जो पुर्तगाली नाविक थे, वो नाविक और कोई नहीं, वास्को डिगामा ही थे, और वास्को डिगामा का स्वागत किया था। अगर अन्य विकल्पों की बात करें तो ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पहले वायसराय थे। कैप्टन कुक की बात करें तो कैप्टन कुक ब्रिटिश से थे, और तस्मान जो थे वो डच से थे, और ये तीनों घटना संबंधित नहीं है स्वागत करने से। जबकि जमेरीन जो है, ध्यान रखना है, कालीकट के शासन जमेरिक शासक जमेरीन जो है वह स्वागत करते हैं पुर्तगाली नाविक, और ये वास्को डिगामा थे जो कि कालीकट के तट पर 1498 में आते हैं। ये बातें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। उसी तरह से ये देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपको, भारत में पुर्तगाली उपनिवेशक का प्रथम वायसराय कौन थे? कि भारत में पुर्तगाली उपनिवेश के प्रथम वायसराय के रूप में हम लोग फ्रांसिस्को डी अल्मीरा को देखेंगे। अब यहाँ पर बी नंबर है, अगर इसको मिटा देंगे तो आप टेस्ट दे सकते हैं, और इसके नीचे ये भी रहेगा, फिर कौन पढ़ता है इसको, ठीक है। अब हमारा व्याख्या कहता है कि फ्रांसिस्को डी अल्मीरा को 1505 ईस्वी में पुर्तगाली भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया था। अगर वास्को डिगामा आपको कंफ्यूज करता है तो याद रखिएगा कि वास्को डिगामा एक खोजकर्ता थे, और जमेरीन एक भारतीय शासक, जो जमेरीन किसी नाम को नहीं बल्कि यह एक उसकी उपाधि हुआ करती थी शासकों की। और अगर कोलंबस की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया। अमेरिका की खोज नहीं बल्कि वो भारत की ही खोज करते करते अमेरिका की खोज यानी पहुंच गए, और अमेरिका था वो, भारत नहीं था। उन्होंने सोचा ये भारत है। इस तरह की कहानी आप अच्छे से जानते होंगे। तो ये तीसरा हो गया, ठीक है ना। अभी आपको फिर अब हम सेट लगवाएंगे, बिल्कुल आप चिंता ना करें, हम अभी डेमो दिखा रहे। जैसे 3 नंबर क्वेश्चन इस तरह से मिलेगा आपको, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म खोजकर्ता
और उसका संबंध देश को सुमेलित करता है? बताइएगा। देखिए, एबल तस्मान कहां के थे? स्पेन के थे। सही और गलत आपको बताना है कि कौन सही है, ये बताइए। तो तस्मान पहले भी हमारे इस बुक में ये एक्सप्लेनेशन मिल गया। तस्मान कहां के थे आपको बताना, जल्दी से कमेंट करके कहां के थे, कमेंट करिए जल्दी जल्दी, है ना। क्रिस्टोफर कोलंबस पुर्तगाल के थे, बताइएगा। कैप्टन जेम्स कुक ब्रिटेन के थे। वास्को डिगामा हॉलैंड के थे। तो जल्दी से बताना है। तो यहां अगर सी नंबर नहीं रहता तो आप थोड़ा सा टेस्ट मोड में इसे दे सकते थे, लेकिन सी नंबर है तो यहाँ ऑप्शन आपका सी होगा कि कैप्टन जेम्स कुक। याद रखना है, कैप्टन कुक बोलते हैं, कैप्टन जेम्स कुक होता है पूरा नाम। और ये ग्रेट ब्रिटेन यानी ब्रिटेन के निवासी थे। यानी कैप्टन जेम्स कुक एक प्रसिद्ध ब्रिटिश खोजकर्ता के रूप में जाने जाते थे। अन्य विकल्पों की बात करें तो एबल तस्मान डच के थे, बिल्कुल, जहां पर हॉलैंड नीदरलैंड कहते हैं, ये बातें ध्यान में रखना है। एबल तस्मान पहले भी था, यहां पर सही भी कर दे रहे हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन के थे, ध्यान रखना है। ये हॉलैंड के नहीं बल्कि कोलंबस, ये कोलंबस कहां, इसमें तो है ही नहीं। कोलंबस स्पेन के थे और वास्को डिगामा जो थे वो पुर्तगाल के थे, है ना। और विकल्प गलत मिलाए गए हैं, ये बातें ध्यान में रखना है। यहाँ पर वास्को डिगामा हॉलैंड का दे दिया है। तो इस तरह से व्याख्या भी आपको सटीक तरीके से हमारे वन लाइनर बुक में मिल जाएगा। अगला चलिएगा, 5 क्वेश्चन हम आपको इस तरह से देंगे, उसके बाद आपका हम टेस्ट लेंगे, ठीक है ना। चलिए, 1498 में भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने वाले वास्को डिगामा किस देश के थे? इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वास्को डिगामा बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, कहां का? तो पुर्तगाल के निवासी थे, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। वास्को डिगामा एक पुर्तगाली नाविक थे जिन्होंने यूरोप से, ध्यान रखना है, भारत का समुद्री मार्ग खोज कर निकाला था। कोलंबस जो थे वो स्पेन के लिए रवाना हुए थे। याद रखना है, डच जो है वो खोजकर्ता ने पूर्वी द्वीपों की खोज की और ब्रिटेन के बाद अपनी उपनिवेशवादी गतिविधियों को उन्होंने शुरू किया। इस तरह से आपको यह कहानी मिल जाता है। सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला चलिएगा, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय खोजकर्ता ने गलती से भारत पहुंचने पर अमेरिकी महाद्वीप की खोज की? ये बातें आप जान गए कि गलती से वो भारत पहुंचे थे, यानी पहुंचना था, और उन्होंने अमेरिकी महाद्वीप की खोज कर लिया। ये घटनाक्रम किससे संबंधित है? ये याद रखिएगा, कोलंबस से। कहां है? तो कोलंबस, यानी आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा। यहां पर डी नंबर, कोलंबस ने 1492 में पश्चिमी मार्ग से होते हुए भारत पहुंचने का प्रयास किया था, लेकिन गलती से मिस्टेक हो गया और वो अमेरिका पहुंच गया। ठीक है, वास्को डिगामा वास्तव में भारत पहुंचे, है ना, कोलंबस भारत नहीं पहुंचे। कैप्टन कुक और तस्मान प्रशांत क्षेत्र की खोज के लिए निकले थे। ये बातें भी आपको नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर डीप स्टडी करना चाह रहे हैं पूरा मॉडर्न हिस्ट्री को वन लाइनर के फॉर्मेट में, तो बेहतरीन क्लास आप सभी को डेली इसी टाइम में मिलेगा। आप हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। अब चलिए, अब आपका ऑप्शन हम आंसर हटा दिए हैं, तो आप तैयार हो गए हैं टेस्ट देने के लिए। उससे पहले हम आपको दिखा देना चाहते हैं, पहले उस टॉपिक से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज कराएंगे और एमसीक्यूज के बाद आपको वन लाइनर बुक का झलक भी दिखा देते हैं। देखिए, एमसीक्यूज दिए एक टॉपिक से रिलेटेड, जैसे 25 एमसीक्यूज है, और उस ये जितनी बातें हैं वन लाइनर फॉर्मेट में यहां आपको बुक में मिल जाता है। देखिए, जीएस वन लाइनर का ये फैक्ट है, यानी जीएस वन लाइनर में आप इसे क्या कर लो, टेस्ट देकर अपने लेवल को, अपने बेस को टेस्ट कर लिए, सोचे समझे। अब हमें मन कर रहा है कि हम रट्टा मारे तो क्या पढ़ें, इतनी बातें उलझ गए हम अपने टेस्ट में। तो फिर क्या कीजिए, आप टू द पॉइंट, इतना पॉइंट लाइनर है, आप इसको क्या कर लीजिए, रट्टा मार, और हम भी इसको एक्सप्लेन करेंगे, यहां तक आएंगे तब ना। फिर क्या होगा, ये टॉपिक रट लिए, यानी एक ही टॉपिक में एक सेक्शन हो गया ये, ठीक है ना। उसके बाद इस तरह बुक में ही ये मिलेगा। जवाब देना है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा खोजकर्ता और उसके द्वारा खोजे गए क्षेत्र का युग्म सही नहीं है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन खोजकर्ता और उसके खोजे गए जो उपलब्धि है उसका युग्म गलत कौन है? देखिए, आप सभी जानते हैं कि वास्को डिगामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज किया। क्या जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आप इसे लर्न कर लेंगे।
एबल तस्मान जो है वो तस्मानिया याद रखना है कि अब इसके नीचे देखिए खाली यहाँ पर तस्मानिया दे दिए और यहाँ एनालिसिस होगा तो ये और अच्छे से समझ जाएगा। राज सर जिस तरह समझाते हैं उसका ऑप्शन भी आपको एक्सप्लेनेशन भी उसी तरह से मजा दिलाएगा। ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस ने ऑस्ट्रेलिया की खोज थोड़े किया था, अमेरिका का खोज किया था। इसका मतलब सी नंबर क्या हो गया आपका, गलत हो गया। कैप्टन कुक न्यूजीलैंड बिल्कुल आपका सही हो गया। तो ओवरऑल 3 में 6 का 6 सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए फ्रांसिस्को डी अल्मीरा की अगर हम बात, नहीं देखिए फ्रांसिस्को नहीं है, ये अल्फांसो अल्बुकर्क है। ध्यान में रखना, हमने कहा था अल्बुकर्क, कर्क बोले तो को से कब्जा, कहां पर कब्जा, तो ध्यान में रखना है गोवा पर कब्जा। ये ट्रिक आपको ध्यान में रखना है। को से कर्क, देखिए 2 चीज में हम लोग कंफ्यूज करेंगे कहां एग्जाम में, पहले तो अल्मीडा और यहां है अल्बुकर्क, दोनों वर्ड में हम कंफ्यूज होंगे। तो याद रखना है, एक है हमारा अल्मीडा, ध्यान में रखना है, और दूसरा है हमारा अल्बुकर्क। क्या याद रखना है, अल्बुकर्क। कर्क वाला में को से कब्जा, कहां पर कब्जा, तो गोवा में, गोवा पर कब्जा करने वाला, बिल्कुल ध्यान रखना है। और अल्मीडा बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, क्या है ध्यान रखना है, जल्दी से बताइएगा। तो अल्मीडा के लिए अभी जस्ट आपको कमेंट करते रहना है, जल्दी से बताना है अल्मीडा के लिए कौन सी उपलब्धि बताइएगा। चलिए 7 नंबर का बेबी कुमारी सही जवाब दे चुकी हैं, लेकिन किसका जवाब दिए हैं आप, 7 सी या फिर बी, इस तरह से लिखिए, है ना। चलिए तो अल्बुकर्क गोवा पर कब्जा बोले तो गोवा को जीत कर पुर्तगाली एशियाई साम्राज्य की उन्होंने नींव रखी। गोवा को जीतना मतलब गोवा पर कब्जा कर लेना, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला चलिएगा, 15वीं 16वीं शताब्दी में यूरोपीय खोज यात्राओं में वास्को डी गामा, कोलंबस आदि का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। इतने जो पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, सभी का मूल उद्देश्य क्या था, प्राथमिक उद्देश्य क्या था, यह आपको बताना है। हम लोगों का टॉपिक है यूरोपीय खोजकर्ता, है ना, अराइवल ऑफ यूरोपियंस, ध्यान रखना है। इसका मतलब उसका उद्देश्य क्या होता था। 15वीं 16वीं शताब्दी में ये आया करते थे, याद रखना है। बेहतरीन तरीके से वन लाइनर आपको मिल जाएगा। क्या वो नए महाद्वीपों में अस्थायी उपनिवेश बसाना चाहता था, सोचिएगा, सोचिएगा तो फिर आप जवाब दे सकेंगे। देखिए नए महाद्वीपों पर अस्थायी उपनिवेश बसाना, या फिर पूर्व यानी भारत और दक्षिणी पूर्व एशिया के साथ 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 वो सीधे मसाला और विलासिता वाली वस्तुओं का व्यापार स्थापित करना चाहता था, धार्मिक धर्म युद्ध लड़ना चाहता था, या भाई ये तो दोनों नहीं हो गया। ये दोनों में आपको समझ में आ गया कि मसालों के लिए ही वो यहां इंडिया आते थे, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिएगा, वास्को डी गामा के भारत पहुंचने के बाद, ठीक है ना, भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचने वाला दूसरा यूरोपीय शक्ति कौन था, जल्दी से बताइएगा। वास्को डी गामा पहुंचते हैं, जमेरीन उसका स्वागत करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचने वाला पहला तो समझ में आ गया, दूसरा कौन था जल्दी से बताना है, दूसरा कौन था, ध्यान रखना। वास्को डी गामा के बाद आफ्टर की बात करें तो निश्चित तौर पर आपको ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा, डच के निवासी यानी नीदरलैंड के निवासी, बिल्कुल आपको याद रखना है। कोई दिक्कत है, वास्को डी गामा पहले आए, उसके बाद डच के निवासी, बिल्कुल आपको याद रख लेना है। चलिए वास्को डी गामा द्वारा खोजे गए केप ऑफ गुड होप मार्ग, यही है समुद्री रास्ते की खोज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, याद रखना है, केप ऑफ गुड होप मार्ग का क्या महत्व था बताइएगा। क्या यूरोप को दक्षिण अमेरिका से जोड़ता था, क्या इसने यानी केप ऑफ गुड ने अमेरिका के दक्षिणी छोर से होकर यूरोप से एशिया तक सीधा समुद्र मार्ग बनाया था, प्रदान करता था, यह उत्तरी अमेरिका पहुंचने का सबसे तेज मार्ग था, या इस मार्ग में भूमध्य सागर के व्यापार को बढ़ावा देता था। तो ध्यान रखना है, ये केप ऑफ गुड होप जो था ना, ये क्या था, तो याद रखना, इस चीज को रटिए। हम तो बार बार कहेंगे कि आप ना तुक्के और ऑप्शन के सहारे मत रहिए। ये केप ऑफ गुड
गुड होप यानी वास्को डी गामा के द्वारा खोजा गया समुद्री मार्ग का ये नाम, टर्म याद रखना है। इसमें अफ्रीका के दक्षिणी छोर से होकर यूरोप से एशिया तक, बिल्कुल देखिए कितना लंबा है इसका एरिया, इसने अफ्रीका के दक्षिण छोर से होकर यूरोप से लेकर एशिया तक सीधा समुद्री मार्ग प्रदान किया। ये केप ऑफ गुड होप बिल्कुल आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। अगला देखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में पहला डच कारखाना कहां स्थापित किया गया? जल्दी से बोलिएगा। देखिए हम लोगों को नाम याद है, जैसे मसूलीपट्टनम, बहुत अच्छे तरीके से नाम याद है, गोवा में भी हुआ था, कालीकट में भी हुआ था, सूरत में भी हुआ था। जब हम लोग एग्जाम देंगे ना तो यहीं पे आके उलट जाएंगे, सबसे ज्यादा आंसर टिक करने वाला जो शब्द आता है ना वो मसूलीपट्टनम आता है, और ये सब मसूली पर टिक लगाकर सूली पर चढ़ जाते हैं, बोलते अरे बाप रे यही तो गलती हो गया। 11 नंबर देखिए जी आप लोग, भारतीय उपमहाद्वीप में पहला डच यानी हॉलैंड, बिल्कुल डच हॉलैंड कारखाना कहां पर स्थापित किया? तो ध्यान रखना है डच याद रखना है और मसूलीपट्टनम, क्या ध्यान रखना है? डच के निवासी और मसूलीपट्टनम, बिल्कुल ये बातें पहले ध्यान में रखना है। पहला टर्म आ रहा है, इससे पहले जो भी जान रहे थे उसको भूल जाइए। डच के लिए आप मसूलीपट्टनम बिल्कुल ध्यान में रखना है ना। जब कोई मसूली यानी सूली पर चढ़ाएगा तो आप डच जाइए यानी डट जाइए, डट यानी डच, डट जाएंगे ना कि नहीं देख लेंगे हम, डट यानी डच, मसूली सूली पर चढ़ाने, बिल्कुल याद हो गया होगा। चलिए अब देखिए, लेवल तो मेरा आप देखिए, समझ रहे हैं ना जी। हाँ देखिए निम्नलिखित, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन हम बनाए हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वास्को डी गामा कालीकट पर पहुंचा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पहले वायसराय के रूप में आगमन, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, सूरत का नौसैनिक युद्ध। अगर हम बात करें इसका सही ऑर्डर तो क्या होगा, जल्दी से आप बता ही दीजिए, क्या होगा इसका सही ऑर्डर, जल्दी से क्या होगा? सिंपल सी बात है, यही 1 2 3, 1 2 3 यही 4 एकदम ए नंबर इसका सही जवाब है। और इसका एक्सप्लेनेशन आपको आगे मिल जाएगा, बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना है, यहाँ पर स्पेस नहीं था, ठीक है ना। ईस्वी के साथ आपको अभी जस्ट 25 नंबर तक क्वेश्चन कराएंगे, फिर वन लाइनर जब कराएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सारा चीज, है ना। चलिए, सर थॉमस रो किस मुगल बादशाह के दरबार में एक राजदूत के रूप में पहुंचे थे और उन्होंने व्यापार की अनुमति प्राप्त की थी? अब सर थॉमस रो मुगल बादशाह तो कौन सा मुगल बादशाह था? जो याद रखिएगा, जो राजदूत के रूप में पहुंचा था सर थॉमस रो और उन्होंने व्यापार की अनुमति दी। तो ध्यान रखना है, रोते रोते, देखिए ये सर थॉमस रो, और रोते रोते पैर पे गिर गया, बाबू व्यापार करने दीजिए, याद रखना है सर थॉमस रो, और रोते रोते गिर गया पैर पे, और तब क्या हुआ, उसको व्यापार करने की अनुमति दे दी। तो ध्यान में रखना है सर थॉमस रो, क्या हो गया, सर थॉमस रो जहांगीर यानी गिर गया रोते रोते पैर पे और अनुमति ले लिया, बिल्कुल आपको याद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का वर्ष बताइए। आप सभी को पता है कि फ्रांसीसी कंपनी जो है ना वो सभ्य से बाद में आया था, तो याद रखना है 1664 ईस्वी में। ये देखिए 1600 में अंग्रेज आए, अंग्रेज, और 1664 बिल्कुल याद रखना है, वो हो जाएगा हमारा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला चलिएगा, निम्नलिखित में से किस यूरोप शक्ति ने सबसे पहले भारत में एक अस्थायी नौसैनिक और प्रशासनिक प्रतिष्ठान वायसराय के माध्यम से स्थापित किया? आप सभी को पता है कि प्रथम वायसराय कौन थे, अभी जस्ट हम बताए, क्या आप अब कमेंट करके बता सकते हैं कि प्रथम वायसराय किसे नियुक्त किया गया था? अगर आप नहीं बताएंगे ना तो मेरा दिल टूट जाएगा, जल्दी से बताइएगा प्रथम वायसराय कहां थे?
हम आपको हिंट्स कर रहे हैं और इसका आंसर भी यही है। किस यूरोपीय शक्ति, तो वो पुर्तगाली थे और बताना है वो वायसराय के रूप में नियुक्त हुए थे। याद रखना है क्या है उसका नाम, आप जल्दी से बता दीजिए, नहीं तो कर देंगे हम आपको पूरी तरह से बदनाम कि आप पढ़ते नहीं। चलिएगा, 1510 ईस्वी की बात है। गोवा पर कब्जा करने वाले पुर्तगाली गवर्नर कौन थे, जल्दी से बताइएगा। पुर्तगाली गवर्नर निम्नलिखित में से कौन थे, बताना है। तो देखिए, पुर्तगाली गवर्नर की अगर हम बात करेंगे, देखिए कब्जा 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा करने वाला, गोवा पर कब्जा करने वाला की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, को से कब्जा और को से कर्क, यानी फ्रांसिस्को नहीं बल्कि फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, आपको बिल्कुल याद रखना होगा, ठीक है ना। फ्रांसिस्को यहां भी है, यहां भी फ्रांसिस्को जैसा ही लगता है, और ये अल्मीडा है और ये अल्बुकर्क है। कर्क ने गोवा पर कब्जा किया था, ये बातें आप भूल ना जाइयो, ठीक है ना। चलिए, अगला है हमारा पुर्तगाली साम्राज्य के संदर्भ में ब्लू वाटर पॉलिसी, समुद्री शक्ति नीति किससे संबंध रखता है, बताइएगा। ब्लू वाटर पॉलिसी की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, यही बातें कंफ्यूज करेगा। देखिए, अल्बुकर्क जो है वो गोवा पर कब्जा करेगा, ठीक है ना। और ये ब्लू वाटर पॉलिसी जो है, याद रखना है, ब्लू वाटर और पॉलिसी, LIC का पॉलिसी आप कहां रखिएगा, तो अल्मीडा में रखिएगा। कहां रखिएगा, अल्मीडा में। क्या आप बाथरूम में रख देंगे, ठीक है ना, जल्दी से बोलिएगा। अल्मीरा में रखेंगे ब्लू वाटर पॉलिसी, पॉलिसी मतलब LIC पॉलिसी कराकर आप अल्मीरा में रख देंगे, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा घटना सबसे पहले घटित हुआ। अब ये सभी तो याद करना पड़ेगा ना, तो वन लाइनर में आपको रटना ही पड़ेगा, और हम प्रयास करेंगे कि आपको ट्रिक वाला 5-10 मिनट का वीडियो बना देंगे और आप ट्रिक से आपको याद करा देंगे। जैसे अभी हम बोले कि ब्लू वाटर पॉलिसी, पॉलिसी मतलब LIC का पॉलिसी होता है ना, तो उसको आप अलमीरा में रखेंगे। कर्क यानी को से कब्जा करेंगे, कहां पर, गोवा पर, याद हो गया। अगर हम लोग पहले घटित होने वाले इस तरह से घटना को देखेंगे तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले घटित हुआ था वास्को डी गामा कालीकट तट पर पहुंचते हैं 1498 ईस्वी में, ठीक है ना। चलिए देखिए, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, देखिए सभी जानते हैं 1600, लेकिन एग्जैक्ट आपको पता है क्या, सोचने वाली बातें हैं। ये सभी आपको हम PDF में दे देंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस बुक का हम बुक ना खरीदें, PDF ले लें, तो आप हमारे फुल PDF SS को सिर्फ और सिर्फ ₹99 में, आपको जो भी आप क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, जो भी आप क्लास PDF चाहते हैं, है ना, प्रिंटेबल वर्जन में, बोर्ड PDF जो भी चाहते हैं, ऑन डिमांड आपको डिमांड के अनुसार PDF मिल जाएगा जो क्लास पढ़ाते हैं। अब ये नहीं कि आप हम जो नहीं पढ़ाते हैं वो मांगेंगे तो हम दे पाएंगे, नहीं। जैसे ये पढ़ा रहे हैं ऑन डिमांड, आप 99 का मेंबरशिप ले लीजिए। ये फोन पे या गूगल पे से 99 रुपया आप पे करेंगे, आपका नंबर हम सेव कर लेंगे। जब भी आप PDF मांगेंगे, कभी लॉस्ट हो गया, कभी फिल से चाहिए, तो सारी व्यवस्थाएं हम आपको करा देंगे, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना है। अगला चलिएगा, 1608 में ईस्वी पहले याद रखना है, 1608 ईस्वी में सम्राट जहांगीर के दरबार में पहुंचने वाला पहला अंग्रेज प्रतिनिधि कौन था। अंग्रेज प्रतिनिधि की हम बात करेंगे तो बताइएगा कौन था अंग्रेज प्रतिनिधि, जल्दी से। अब देखिए, हमने कहा कि सर थॉमस रो, लेकिन सर थॉमस रो कहां के थे, वो अंग्रेज प्रतिनिधि थोड़ी ना थे। यहां पर पूछा गया 1608 ईस्वी में सम्राट जहांगीर, गिरा तो था सर थॉमस रो, रोते रोते पैर पे गिर गया, लेकिन यहां पर अंग्रेज पूछा है। अंग्रेज प्रतिनिधि की बात करेंगे तो याद रखना है विलियम हॉकिंस, ठीक है ना, विलियम हॉकिंस बिल्कुल याद रखना है। जहांगीर के दरबार में पहुंचने वाले पहले अंग्रेज प्रतिनिधि थे, जो कि 1608 ईस्वी में आए थे, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला चलिएगा, सूरत का नौ सैनिक युद्ध 1612 ईस्वी में हुआ था।
आपसे पूछा गया है किसके किसके बीच लड़ा गया था और इसका परिणाम क्या हुआ। सूरत में जो नौसैनिक का युद्ध हुआ, याद रखना है वो किसके किसके बीच में हुआ, तो वो हुआ था अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में। ठीक है ना, ये सभी जानते हैं। और इसमें अंग्रेज विजयी रहे बोले, ये भी बात है। पहली अंग्रेजी फैक्ट्री की इसी के परिणाम स्वरूप स्थापित हुआ, ये इसका परिणाम हो गया स्पष्ट रूप से। ठीक है, अगला चलिएगा। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सबसे बाद में हुई। यूरोपीय कहने का मतलब जितना भी हम लोग ये देख रहे हैं, डच आए, है ना, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, ये सभी यूरोपीय ईस्ट इंडिया कंपनी अलग अलग आप सभी जानते हैं। इसमें सबसे बाद में कौन आया, तो आपको हमने बता दिया, फ्रांसीसी, है ना। कब, तो 16 चौके 64, 1664, बिल्कुल आपको याद हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम में आप व्यवस्थित करिए। अंग्रेजों का सूरत पहुंचना, सूरत का नौसैनिक युद्ध होना, सर थॉमस रो का जहांगीर के दरबार में आगमन और डचों का मसूलीपट्टनम पहुंचना। अगर हम लोग इसको क्रम में बात करें तो याद रखना है, इसका एक्सप्लेनेशन आपको निश्चित तौर पर मिल जाएगा। चौथा पहले हुआ, ठीक है, उसके बाद 1 नंबर हो जाएगा, अंग्रेज सूरत पहुंचता है। सूरत में फिर 1612 ईस्वी में क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है, तो 2 नंबर हो गया। और सर थॉमस का जहांगीर के राज्य में आना, ये क्रम है आपका, और ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्मीडा में हम लोग ब्लू वाटर पॉलिसी, आपको याद हो गया होगा। अल्मीडा के बाद पुर्तगाली भारत का गवर्नर कौन बना था, तो आप सभी को याद रख लेना है। पुर्तगाली गवर्नर, अगर हम बात करें गवर्नर की, तो अल्बुकर्क को फिर बनाया जाता है। अल्मीडा के बाद अल्बुकर्क आपको याद रखना है। फ्रांसो डी अल्बुकर्क की लैंड पॉलिसी, प्रादेशिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था, क्या था बताइए। अल्बुकर्क यानी गोवा से रिलेटेड अगर कोई ऑप्शन होगा, राजनीतिक स्थानों पर किले और कॉलोनियां स्थापित करना, जैसे गोवा। ये गोवा नहीं भी रहेगा तो सोच के देखते हैं, केवल जिसमें रहे वो नेगेटिव हो गया। भारतीय राज्यों के साथ नैसैनिक गठजोड़, ये अल्बुकर्क के साथ नहीं हुआ। ईसाई धर्म का प्रचार नहीं, बिल्कुल ऐसे भी सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला चलिएगा, यूरोपीय खोजों के संदर्भ में 1492 1498 के बीच क्या मूल रूप से अंतर आप देखते हैं। 1492 में क्या हुआ और 1498 में क्या हुआ, बताइए। तो इसका सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा, 1492 में पूर्व की ओर से समुद्री मार्ग से अमेरिकी की खोज हुई थी। देखिए 92 ध्यान रखना है ना, कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा, ठीक है ना, पूर्व से लेकर अमेरिका की ओर पहुंच गया। अब बोला भारत है, फिर समझ में आया नहीं, गलती हो गया, मिस्टेक हो गया। और 1498 में आप सभी को पता है पश्चिम की ओर से अफ्रीका के रास्ते भारत आया था। देखिए ऑप्शन में ये कई बार पूछा गया है, अमेरिका पहुंचने का रास्ता पूरब से अमेरिका की ओर जाएंगे, और जब हम लोगों को भारत आना है तो पश्चिम की ओर बढ़ेंगे, अफ्रीका के रास्ते भारत आ जाएंगे, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। बुक कितने का है, आप पहले फीडबैक देंगे, फिर बुक आएगा। पब्लिश होने में कम से कम 15 डेज का प्रोसेसिंग टाइम होगा। जल्दी जल्दी आप कमेंट करेंगे, कमेंट का ही वेट कर रहे हैं। दर्शकों को, रीडर्स के अनुकूल बुक बनाना चाह रहे हैं, और हमें जो फील होता है फिर तो वो कर ही देंगे, लेकिन आप अगर कमेंट करेंगे कि क्या जो शुरू में हम पूछे हैं वो। अब चलिए, तो 25 क्वेश्चन हो गया, उससे रिलेटेड आपको हम वन लाइनर अभी दे रहे हैं, कल हम इसका ट्रिक भी आपको दे देंगे। देखिए अगर वास्को डी गामा आया, वास्को डी गामा आया भारत, कब, 1498 ईस्वी में, ठीक है। वास्को डी गामा भारत आया 1498 ईस्वी में, कालीकट के तट पर पहुंचा। कालीकट के तट पर स्वागत करने वाला कौन था, जमेरिन, बिल्कुल आपको याद, ठीक है। आप कहेंगे कि सर फिर कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस का क्या हुआ, तो अभी जस्ट आया कि 1492 ईस्वी में वो पूरब से निकला, पश्चिमी
और बढ़ा और अमेरिका पहुंच गया। ये बातें कहानी याद हो गया। चलिए, पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में प्रथम वायसराय कौन था? देखिए, प्रथम वायसराय की बात करेंगे तो यही याद रखना है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो आपको जो हम कमेंट करने के लिए बोले थे वो यही था, प्रथम वायसराय, जो हम बता देते, लेकिन आपको हम नहीं बताए। अल्मीडा बिल्कुल आपको याद रखना है, वायसराय। कोई भी चीज याद रखना है, पुर्तगाल का है, पुर्तगाल का वायसराय अल्मीडा याद रखना है। वायसराय पुर्तगाल से संबंध, ये नाम तो आपको याद ही होगा। अब वायसराय ने कहते हैं अलमारी में रख के दही दिया सराय, तो याद रखना अल्मीरा जो है ना वो सराय यानी सर गया। तो याद रखना है ये बातें। वास्को डी गामा आपको कंफ्यूज कर देता है इस कंडीशन में। वास्को डी गामा नाविक था जो कि 1498 में केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत की ओर बढ़ा और भारत में वो कालीकट के तट पर पहुंचता है। क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे वो स्पेन के निवासी थे, वास्को डी गामा पुर्तगाल के निवासी थे, ये बातें आप जान गए। और क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे वो स्पेन, ठीक है ना, बिल्कुल याद रखना है। अगला चलिएगा, कोलंबस के बारे में बात करते हैं तो ये स्पेन के राजा फेर्डिनांड, बिल्कुल याद रखना है, और रानी इसाबेला के संरक्षण में उन्होंने यात्रा शुरू किया था। और अभी देखिए 1492 बताया ना, 1492 में वो अमेरिका महाद्वीप की खोज कर लिया। वो गलती से समझ लिया था कि हम भारत के तरफ ही निकले हैं, लेकिन गड़बड़ हो गया, गलती से मिस्टेक तो उसी समय हो गया था। फिर गाना आया बाद में, गलती से मिस्टेक रे बाबा। तो बेबी कुमारी हमारे साथ बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। और उससे पहले जो नाम है एस्पायरेंटिक, बाप रे, नाम जो है हम मुंह न पढ़ पाई। देखिए, आप लोग अगर जोश और उत्साह के साथ जुड़ेंगे तो राइट टाइम 7 बजे का टाइम हम जीएस के लिए रखना चाहते हैं। 8 बजे लाइब्रेरी साइंस का रहेगा और 9 बजे सीटेट का रहेगा। ये एकदम टाइम है, 3 घंटा गर्म पानी और चाय लेकर हम बैठेंगे, बैक टू बैक क्लास देंगे। और एक तो घड़ी लगा रहे हैं, टाइम पे आपका क्लास होगा। तो आपके घड़ी में बच चुके हैं 8, लेकिन अभी 3-4 लाइन बचा हुआ है, इसीलिए अभी बाय नहीं कहेंगे। कैप्टन कुक की बात करें तो याद रखना है ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड के थे, सभी जानते हैं। कैप्टन जेम्स कुक ब्रिटेन के प्रसिद्ध खोजकर्ता हुआ करते थे जो प्रशांत महासागर की यात्रा की और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के तटों पर सर्वेक्षण किया। यानी कैप्टन जेम्स कुक जो थे वो प्रशांत महादेव सागर की यात्रा करते हुए वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की, उन्होंने कह सकते हैं कि खोज किया, लेकिन वो सर्वे किया, बिल्कुल याद रखना है। तस्मान डच हॉलैंड, बिल्कुल याद रखना है। एबल तस्मान डच हॉलैंड या नीदरलैंड या डच के नाविक थे और वो 1642 ईस्वी में, क्या याद रखना है, नाम में भी तस्मान। और 1642 ईस्वी कब, याद रखिएगा, ये 1692 है, ये 42 की बात कर रहे हैं। तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज की और उसके नाम पर ही तस्मानिया द्वीप का भी नाम रखा गया है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। कमियां थी इस पुस्तक में, बोलना तो नहीं चाहिए क्योंकि उन्होंने संक्षेप में पूरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और आधुनिक भारत का इतिहास को समझाने का प्रयास किया, लेकिन रीडर्स के लिए, बच्चों के लिए ये अधूरा इस तरह से था कि इसको लर्न कर पाना कठिन हो रहा था, है ना, और अंदाजा भी नहीं लग पा रहा था कि किस तरह से इसको इतने से में पढ़ा जाए कि हर चीज आ जाएगा। इसीलिए हमने इसे अपडेट किया और बेहतरीन तरीके से आप देखेंगे। ये हमारा कवर पेज है जो कि बुक आने वाला है ना, ये बाइलिंगुअल होगा, जीएस पॉइंटर ही इसका नाम हमने भी रखा है, बट विथ एमसीक्यूज इसमें इंक्लूड किए हैं। और ये प्रथम अंक है, प्रथम अंक में आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग देख रहे हैं, दूसरे अंक में फिर नागरिक शास्त्र देखेंगे। जैसे ये आधुनिक भारत है तो दूसरे अंक में प्राचीन भारत को इंक्लूड करेंगे, तीसरे अंक में मध्य भारत को इंक्लूड करेंगे। इस तरह से ये एक श्रृंखला होगा, बेहतरीन तरीके से आप सभी के सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे आपसे, आप हमारे मित्र हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, आपके हम उम्र के हैं, तो आप हमें सपोर्ट करेंगे। आपके सहयोग से ही हमने ये सार्थक प्रयास किया है। आपको मजा आएगा। कैसे? तो आप देखेंगे कि इस पुस्तक में कुल मिलाकर 57 टॉपिक है। अब सोच लीजिए कि ये पुस्तक जो वन लाइनर फॉर्मेट में था, इसको हमने व्यापक रूप से एक्सप्लेन कर दिया है और कुल मिलाकर 57 टॉपिक है, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये टॉपिक 1 है, यूरोपीय कंपनी का आगमन। आप देखेंगे ये टॉपिक जो हमारा यहाँ पर देख रहे हैं, ये यूरोपीय कंपनी का आगमन चल रहा है, कल की क्लास में आपने देखा था।
इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, फिर क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर, फिर गवर्नर एंड वायसराय, ब्रिटिश शासन और अर्थव्यवस्था, 1857 की क्रांति, जन आंदोलन, भारत, आधुनिक भारत में विकास, शिक्षा का विकास, और इस तरह से करते हुए गांधी इरविन समझौता, अधिवेशन, गोलमेज, सांप्रदायिक पंचायत, बहुत सारा टॉपिक इसमें कवर किए हैं। द्वितीय विश्व, पाकिस्तान की मांग, एकदम छोटा छोटा टॉपिक है, लेकिन पहला टॉपिक जो कि चल रहा है, और एक दिन में हम एक टॉपिक अच्छे से कवर कराएंगे, ठीक है ना। तो 57 टॉपिक है, दैट मीन्स हमारा 60 डेज का ये प्रोग्राम होना चाहिए। लेकिन ये 60 डेज में कवर कैसे होगा? 57 बोले तो 60 टॉपिक 60 डे। ये कब होगा? जब आपका हमें भरपूर प्यार, स्नेह और कमेंट मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, व्यूज आपके कारण अगर आते हैं तो हम आपके साथ बने रहेंगे। चलिए, कल कह रहा कि 1492 ईस्वी में अमेरिका महाद्वीप की खोज करने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस को संरक्षण किस देश ने प्रदान किया था? यानी क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो अपनी यात्रा प्रारंभ की, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि कोलंबस जो थे वो नाविक थे और खोज करता थे। नाविक वो खोज करता थे, तो ये क्या किसी न किसी राजा के अंडर में रहकर, संरक्षण में रहकर वो वर्क करेंगे, कोई भी कार्य को निष्पादित करेंगे। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 1442 ईस्वी में, ध्यान रखना है अमेरिकी महाद्वीप, 2 ईस्वी आपको पहले ध्यान रखना है, 42 में, सॉरी फॉर दैट, 1492 एक याद रखना है, दूसरा 1498 याद रखना है। 1492 में कोलंबस को याद रखना है, 1492 में आपको क्रिस्टोफर कोलंबस को ध्यान रखना है। और अगर हम लोग 98 की बात करें तो कमेंट में जल्दी से बताइए, क्योंकि कल और परसों के क्लास में बेहतरीन तरीके से हम पढ़ा चुके थे। जल्दी से बताइएगा 1498 में कौन सी बातें आपको याद रखना चाहिए। चलिए, तो आपको पूछा गया है कि क्रिस्टोफर कोलंबस किसके संरक्षण में, किस देश के संरक्षण में वो अमेरिका की खोज करते हैं? जल्दी से बताइएगा कमेंट में, जल्दी जल्दी ABCD आना चाहिए, और MCQ नंबर 1 लिखकर आप कमेंट करेंगे। तो चलिए, आप सभी को पता होना चाहिए कि कोलंबस की जब बात करेंगे तो स्पेन याद रखिएगा। क्या? स्पेन याद रखिएगा। आप सभी को ध्यान रखना चाहिए कि कोलंबस ने स्पेन के राजा, ये हमारे बुक में इसी तरह से आपको एक्सप्लेनेशन नीचे में मिल जाएगा, स्पेन के राजा, तो स्पेन यहां आंसर हो गया। राजा का नाम याद रखना है फर्डिनेंड, एंड उनकी रानी इसाबेला के संरक्षण में ये ऐतिहासिक यात्रा प्रारंभ करते हैं। बिल्कुल याद हो गया होगा, भूलना नहीं है। 1 का B बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। हमने अभी जस्ट कहा कि 1492 ईस्वी किसके लिए याद रखिएगा? कोलंबस के लिए, ठीक है ना। और 1498, देखिए 1498 यानी 6 साल बाद, यानी क्या याद रखना है? तो ये याद रखना है आपको किसके लिए, बोलिए किसके लिए? तो वास्को डी गामा के लिए। ध्यान रखना है वास्को डी गामा। तो 1498 जैसे ही बात हो तो वास्को डी गामा आपको याद रखना, याद हो गया होगा। उन्होंने समुद्री मार्ग से कालीकट, जो कि भारत के तट पर पहुंचने वाला वो पहला यूरोपीय नाविक था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कई तरीके से। 1492, फिर 1498, और फिर समुद्री मार्ग से कालीकट तट पर कौन पहुंचा, है ना। और वो पहला यूरोपीय नाविक था और नाम था वास्को डी गामा। क्या नाम था? 2 नाम आपको याद हो गया होगा, वास्को डी गामा। बस याद रखना है वास्को डी गामा के लिए। देखिए, क्रिस्टोफर कोलंबस के लिए आपको 92 याद रखना है, और वास्को डी गामा याद रखना है, पहले C फिर D, है ना। वास्को डी गामा, तो पहले C तो 92 और बाद में D, तो याद रखिएगा ये 2 ईस्वी तो याद रहता है, लेकिन हम भूल जाते हैं। अगला क्वेश्चन चलिएगा। अब देखिए, पुर्तगाली भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? आप सभी को पता है कि अंग्रेजों के वायसराय गवर्नर और गवर्नर जनरल, ये तो जानते हैं, हमारे द्वारा पढ़ाया भी गया है कई बार। अब यहाँ पर पुर्तगाली ने भी अपना वायसराय नियुक्त किया। हमने आपको कहा जैसे सराय, याद रखना है, ये सराय मतलब सर जाएगा, याद रखना है। कैसे? जब कोई चीज आप अलमारी में रख दीजिएगा तो अलमीरा आपको याद हो जाएगा। बोलिए, फ्रांसिस्को डी अल्मीरा, अलमीरा में कोई चीज अगर आप रख देते हैं तो वहां पर वायु सराय यानी सर जाएगा। वास्को डी गामा की बात होगा तो याद हो गया उधर।
अब ये दूसरा जो वायसराय की बात करेंगे तो वायसराय जो है वो अल्मीरा का नाम याद रखना है। जैसे ही फ्रांसिस्को डी अल्मीरा की बात आती है तो कंफ्यूजन में ये नाम आपको याद हो जाता है कि अल्मीरा कहे या अल्बुकर्क। कर्क मतलब कब्जा, क्या याद रखना है, कर्क मतलब कब्जा, तो यानी गोवा पर कब्जा, गोवा पर कब्जा करने वाला कर्क था, याद रखना है। और अल्मीडा में वायसराय यानी सर गया, ये बातें आपको ध्यान में रखना है। थोड़ी सी कफ एंड कोल्ड से परेशान है, हमारे खांसी से अगर किन्हीं को इरिटेशन होगा तो हम माफी चाहेंगे, ठीक है। चलिए, जब पुर्तगाली गवर्नर कौन था, देखिए अब यहां पर हम बात करेंगे पुर्तगाली गवर्नर, वो क्या था, वायसराय, ध्यान रखना है ये गवर्नर है। अगर हम बोले वायसराय पुर्तगाल का, क्या बोले, वायसराय, सर जाएगा अल्मीरा में, तो अल्मीडा, ठीक है ना, रट लीजिए। अगर हम लोग पुर्तगाली गवर्नर कौन था जिसने 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया, और वह एक सक्रिय लैंड पॉलिसी, बिल्कुल ध्यान रखना है, जब गवर्नर जो गोवा पर कब्जा की बात करेगा, क्या याद रखना है, गोवा की बात करेगा, कब्जा, तो कब्जा मतलब कोसे कब्जा और कोसे कर्क याद रखना है, बोले तो अल्बू कर्क यानी फ्रांसिस्को अल्बू कर्क। फ्रांसिस्को डी गामा कहाँ है नाम, इसमें कहाँ है, और डी ये अल्मीरा नहीं, ध्यान रखना है। गोवा पर कब्जा करने की अगर बात करें तो अभी जस्ट हम बताए कि गोवा पर अगर कब्जा, देखिए गोवा पर कब्जा कर्क, ध्यान में रखना है, ये दो बातें अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है। चलिए, अल्मीरा की नीति समुद्र तक केंद्रित थी, नोट किया जाए मेरे देवता, अल्मीडा यानी फ्रांसिस्को डी अल्मीरा की नीति समुद्र तक केंद्रित थी। आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और हॉकिंस और रो अंग्रेज प्रतिनिधि थे, ये बातें भी ध्यान रखना, हॉकिंस और रो ये दोनों आप याद रखिएगा, हॉकिंस और रो बोले तो थॉमस रो नाम था, है ना, ये सभी क्वेश्चंस आ चुके हैं। चलिए, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष होती है, बता दीजिए। वर्ष तो सभी जानते हैं 1600 ईस्वी में, लेकिन आपको यहां पर तिथि देकर दिया गया है, बताइएगा कमेंट करके, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष होती है, कौन से डेट में होती है। आप सभी को याद हो गया होगा 5 नंबर का, जल्दी से बताइए क्या, तो याद रखना है वास्को डी गामा नहीं, ये क्या है हमारा, ये है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर, 5 का ए। देखिए हम ऑप्शन को इसीलिए थोड़ा सा उलझाए थे कि आप गलती करेंगे, बिल्कुल याद रखना है 31 दिसंबर यानी 1600 ईस्वी के एकदम लास्ट वाले दिन में, याद रखना है 31 दिसंबर, आपको भूलना नहीं है। ये अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, और कहां होती है बताइएगा, कहां होती है इस डेट में, ये बताना है, ये पूछा जाता है, जल्दी से बताइएगा इसकी स्थापना कहां होती है, क्या बताना है, कहां होती है। देखिए हम लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि 1602 ईस्वी, यहां पर हम लिख दिए हैं 1602 ईस्वी में डच कंपनी की स्थापना वर्ष है, ठीक है ना। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना वर्ष है, और 1600 ईस्वी जो है वह ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना है। एक साथ याद कर लीजिए, एक साथ याद कर लीजिए। हम आपको पूछ रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 में कहां होती है, बताइएगा जल्दी से। अगला क्वेश्चन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहां होती है, यह भी पूछा जाता है। अभी हमने कहा डच मतलब 1602 ईस्वी, डच मतलब 1602 ईस्वी, डच मतलब याद रखिएगा, डच मतलब 1602 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। जैसे हम अभी पूछे हैं ना आपसे, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहां होती है, बोलिए। उसी तरह से डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहां होती है, तो याद रखिएगा इसका भी जवाब क्या होगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 6। देखिए आप जवाब दे रहे हैं तो 6 लिख के देखिए। अब देखिए यहां पर आपका आ रहा है डच, जबकि देखिए ये डच गणराज्य बोलिए या फिर नीदरलैंड बोलिए या फिर हॉलैंड बोलिए, ये तीनों एक ही देश के लिए
ये तीनों नाम आपको याद रखना है। एकदम बेहतरीन तरीके से हमने ये एमसीक्यूज को बड़े ही शिद्दत से, प्यार से और मेहनत से, मजेदार तरीके से आपको हम याद करा रहे हैं। डच बोलिए या डच गणराज्य बोलिए या फिर हॉलैंड बोलिए या फिर नीदरलैंड बोलिए, ये सभी क्या है, एक ही नाम है। इसीलिए आपको डी नंबर आंसर पे टिक लगाना चाहिए। बिल्कुल याद हो गया होगा। डच मतलब 1602 ईस्वी, ठीक है ना, बिल्कुल आपको याद हो गया होगा। कमेंट नहीं आया, कमेंट नहीं आया, बिल्कुल गलत बात है। तो आपको ध्यान रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में नहीं, आपको यह ध्यान रखना है 31 दिसंबर 1600 को। क्या तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में नहीं बल्कि ब्रिटेन में ही हुई थी। अंग्रेज यानी ब्रिटेन में हुआ था, बिल्कुल इंग्लैंड में हुआ था। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। जैसे ये क्या हुआ, डच का कारखाना नाम था भले डच ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन इसकी स्थापना डच में ही होती है। डच को ही नीदरलैंड कह दीजिए, द डच को ही हॉलैंड कह दीजिए। बिल्कुल आपको समझ गए होंगे। चलिए, भारत में पहला डच कारखाना की फैक्ट्री कहां स्थापित की जाती है? नाम तो कई बार सब कुछ सुने हैं, लेकिन जिंदगी तो खराब हो ही गया ना इस सब के चक्कर में। जल्दी से बताइएगा, भारत में पहला डच का कारखाना, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई, लेकिन कारखाना की जब बात करें तो बताइएगा क्या, तो यह हो जाएगा मसूलीपट्टनम। क्या हो जाएगा? जब डच की बात करें, है ना, तो याद रखिएगा मसूलीपट्टनम, ठीक है ना, मसूलीपट्टनम बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। डच ने 1605 ईस्वी में कोरोमंडल के तट पर, यह भी ऑप्शन में रह सकता था, मसूलीपट्टनम में, बिल्कुल यह भी ऑप्शन में रह सकता है, अपना पहला कारखाना स्थापित किया। कभी आपको कोरोमंडल तट ऑप्शन में देगा तो कभी मसूलीपट्टनम देगा। ये कोरोमंडल और मसूलीपट्टनम, ठीक है ना, याद रखना है, कोरोमंडल और मसूलीपट्टनम। यहां भी मंडल है और यहां मो है, ये दोनों बातें याद रखिएगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री से ही संबंधित है, और जो कि 1602 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है, और इसका कारखाना स्थापित होता है कहां, तो याद रखिएगा 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम बोले तो कोरोमंडल का तट हो जाएगा, तटीय क्षेत्र हो जाएगा। चलिए, उसके बाद आपको ध्यान रखना है 1605 हो गया। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 10 गज जमीन बोल कर लिया था, बहुत बढ़िया। चलिए 1600, अब 8 ईस्वी की बात करेंगे, 1608 ईस्वी की बात करेंगे। 1605 ईस्वी तक हम लोग पहुंच गए। 1608 ईस्वी में भारत के सूरत पहुंचने वाला पहला प्रतिनिधि बताइए जिसने मुगल बादशाह जहांगीर से व्यापार करने की अनुमति मांगी। जल्दी से बताइएगा क्या, तो आपसे पूछा गया है कि सूरत पहुंचने वाला, जगह याद रखना है, क्योंकि जहांगीर से बहुतों ने परमिशन मांगा था, लेकिन अगर जहांगीर की बात करें और सूरत में कारखाना लगाने की अनुमति की बात करें, तब बोलिए किसका नाम होगा? जल्दी से बताइएगा, सूरत में अगर पहला कारखाना लगाने की बात करें और जहांगीर से अगर परमिशन की बात हो, तो आपका कमेंट में आंसर आ रहा है 8 का ए आ रहा है, बी भी आ रहा है। ध्यान रखना है, 8 का ए और बी भी आ रहा है। आपको हम बताना चाहेंगे क्या हो जाएगा, तो विलियम हॉकिंस हो जाएगा। क्या ध्यान रखना है, विलियम हॉकिंस हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, यहां 2-3 बातें आपको ध्यान रखना है, ए और बी में कंफ्यूजन होता है। देखिए यहां पर पहले देख लीजिए, कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में अपने जहाज का नाम याद रखना है, हेक्टर पर सवार होकर सूरत पहुंचे, जहां जहांगीर के दरबार में व्यापारी रियासतों के लिए उन्हें वार्ता की। और दूसरी बातें हैं सर थॉमस रो, जो कि आपका ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, सर थॉमस रो। तो ध्यान रखना है, उन्होंने 1605 ईस्वी में एक आधिकारिक राजदूत के रूप में आया था। ये बातें पहले ध्यान रखना है। अब यहां पर आपसे पूछा गया है
कि प्रतिनिधि कौन था भारत पहुंचने वाला, जो कि 1608 ईस्वी की बात करता है। तो 1608 के लिए आपको हॉकिंस का नाम याद रखना है और 1615 के लिए आपको सर थॉमस रो का नाम याद रखना है। और दोनों के लिए कंफ्यूजन ये होता है कि यह एक प्रतिनिधि बनकर आया था, जबकि थॉमस रो एक राजदूत बनकर आया था। अब क्वेश्चन में काफी कंफ्यूजन होता है, राजदूत कहे और 1615 ईस्वी की घटना हो, तब आपका यही आंसर में सर थॉमस रो हो जाएगा। ध्यान में रखना है, सर थॉमस रो हो जाएगा, जबकि विलियम हॉकिंस होगा। तो आपको याद रखना है कि यह कंपनी का प्रतिनिधि बनकर आया था, दोनों में अंतर है। और ये घटना 1608 ईस्वी की है। बोलिए, आपको हमारे इस बुक में, ये बुक है मेरा लिखा हुआ, ये बुक है, और यही 2 लाइन आपको उसमें इसी तरह से मिलेगा। हर क्वेश्चन के नीचे इस तरह से एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जहां कि आप टेस्ट भी दे सकेंगे और यहां पर आप देखेंगे, बारीकी से पढ़ेंगे तो आपको आंसर भी समझ में आ जाएगा। और एट लास्ट आपको इसका आंसर सीट भी पीछे में दे दिया गया है। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे 1612 ईस्वी की, ठीक है ना। 1608 तक पहुंच गए, 1608 में क्या हुआ ये समझ गए। अब चलिए, 1612 ईस्वी में सूरत का नौसैनिक युद्ध आपको याद रखना है। सूरत में नौसैनिक युद्ध किसके बीच लड़ा गया और इसका तत्काल परिणाम क्या हुआ? तो ध्यान रखना है, यह युद्ध जो है वह अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच लड़ा गया, और यह सूरत में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री की स्थापना करने का, यहीं से इसका सोर्स उत्पन्न होता है। ये 2 बातें आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और 9 नंबर का भी बी नंबर आंसर बिल्कुल सही जवाब है। अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच सूरत का नौसैनिक युद्ध 1612 ईस्वी में होता है, और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री की स्थापना करने का यहां पर इसी के साथ एग्रीमेंट में ये हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए, सर थॉमस रो को किस मुगल सम्राट के दरबार में, अब देखिए ये दरबार वाला क्वेश्चन ना कई बार परेशान करेगा आपको। देखिए, सर थॉमस रो को किस मुगल दरबार में इंग्लैंड के राजा का राजदूत नियुक्त किया गया था, बताइएगा। तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि अभी जो हम लोग सर थॉमस रो की बात कर रहे थे, वो 1615 ईस्वी में आधिकारिक रूप से राजदूत बनकर आया था। यदि 15 तक की अगर हम बात करें, 1615 ईस्वी तक, तो पहले तो आप याद रखिए कि ये जो हमारा कौन है, मुगल सम्राट का दरबार। तो मुगल सम्राट में 1615 ईस्वी में ये कब आया था, ध्यान रखना है, 1615 ईस्वी में आया था। अब 1615 ईस्वी में आया और पूछ रहा है कि कौन मुगल सम्राट था, तो आपको ध्यान रखना है कि 1615 से 1619 तक जहांगीर मुगल सम्राट हुआ करता था। सबसे पहले तो यही रख लीजिए, 1615 से 1619 तक जहांगीर का साम्राज्य था। उस समय जहांगीर सम्राट हुआ करता था। इसका मतलब सर थॉमस रो किसके दरबार में आया होगा, जहांगीर के दरबार में आया होगा। बिल्कुल। मैथ का क्लास कौन कौन करना चाहते हैं, मेरा कंटेंट एकदम 60-70% बन गया है, बेहतरीन क्लास आपको हम देना चाहते हैं, लेकिन वही समस्या है कि आप हमारे साथ जुड़ते नहीं हैं, ठीक है ना। तो याद रखना है, राजा जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर वो आए थे, ये भी याद रखना है। सर थॉमस रो, क्या याद रखना है, सर थॉमस रो जो है ये राजा जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर आया था। ये बातें स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसका पीडीएफ जरूर हमसे प्राप्त कर लें, है ना। इसका पीडीएफ हम आपको शेयर कर दिए हैं ग्रुप में, आप उस पीडीएफ को पढ़ें, टेस्ट दें और रिपोर्ट करें आपको कैसा लगा। कोई सुधार चाहिए, पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो आप हमें जरूर फीडबैक देंगे और बताइएगा कि हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है। उन्होंने यानी सर थॉमस रो ने अंग्रेजों के लिए एक सुरक्षित व्यापार अधिकारों के लिए फरमान उनको प्राप्त हुआ, किससे, जहांगीर से। कब, तो ध्यान रखना है 1615 ईस्वी में, बिल्कुल जहांगीर के दरबार में आया था। ये बातें ध्यान में रखना है।
अगला चलिएगा, मैथ का कल क्लास निश्चित तौर पर मिलेगा आपको, है ना, मैथ्स का क्लास कल निश्चित तौर पर मिलेगा, दिन में ही कोई टाइम हम फिक्स करेंगे, रेगुलर आपको क्लास मैथ का कल से मिलेगा, प्रॉमिस। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? देखिए 1600 ईस्वी आपको समझ में आ गया, किसका? तो अंग्रेज का, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। 1602 ईस्वी में डच की ईस्ट इंडिया कंपनी। 1664 ईस्वी में किसका बोलिए? तो 1664 ईस्वी में यही किसका? फ्रांसीसी का, ठीक है ना। और जल्दी से बताइए 1498, ये तो पहले चले गए ना, हाँ, तो ये हो गया पुर्तगाल का, ठीक है। तो ये ईस्वी तो नहीं हुआ, स्थापना का नहीं हुआ, ये बातें आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है ना। 1498 पुर्तगाल का बिल्कुल आने का ये ईयर है, तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो आपका इसका आंसर क्या हो गया? फ्रांसीसी। देखिए भाई ऐसे मत बोलिए, है ना, सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और क्लास निश्चित तौर पर मिलेगा मैथ का क्लास कल, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर जीएस पॉइंटर का ये जो हमारे ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर, पॉइंटर मतलब वन लाइनर, देखिए अब हम जल्दी जल्दी बताएंगे। अभी जितना भाषण हम दिए हैं इस क्वेश्चन में वो यहाँ पर लाइन बाय लाइन है, यानी आप एमसीक्यूज में टेस्ट दो, अपने माथा का दहीवारा करो, और फिर जो याद नहीं रहा वो साफ सुथरा लिख दिए हैं उसको रट लीजिए, ये बुक का हमारा खासियत हो गया। चलिए ये क्रिस्टोफर कोलंबस 92, बोलिए कोई दिक्कत है? कोलंबस 92 में आया, और वास्को डी गामा 98 में आया, पहले सी फिर डी। देखिए आने का क्रम पूछता है, वास्को डी गामा यानी डी याद रखिए, वास्को ड गामा यानी पहले सी से कोलंबस फिर डी से वास्को डी गामा, तो डी गामा में जी नहीं बल्कि डी गामा ही याद हमको रहता है ना, तो बाद में देखिए ये जो थे कोलंबस स्पेन के संरक्षण में, और वास्को डी गामा क्या? पुर्तगाल के संरक्षण में, ये बात ध्यान रखना है। वास्को डी गामा अमेरिका चला जाता है और ये भारत के कालीकट तट पर पहुंच जाता है, और जमेरीन ने इसका स्वागत करता है, वास्को डी गामा का। कौन करता है? जमेरीन, जमेरीन ने इसका स्वागत करता है। इतना याद हो गया होगा, बोलिए याद हुआ कि नहीं हुआ? अब चलिए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, अगर जल्दीबाजी करना है तो मजा नहीं आएगा। चलिए अब यहां पर हमने आपको बताया, एक है अल्मीडा और एक है अल्बुकर्क, एक है अलमारी और एक है कोसेकर्क। अब देखिए अलमीरा में आपको क्या याद रखना है कि कोई चीज अलमीरा में बंद कर रखिएगा तो सराय यानी सर जाएगा, तो वायसराय, प्रथम वायसराय हुआ करते थे, पुर्तगाल का वायसराय था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है ना, बिल्कुल। और याद रखना है कोई भी वाटर पॉलिसी यानी पॉलिसी में अगर वाटर लगेगा तो खराब ना हो जाएगा जी, तो वाटर पॉलिसी की बात करें तो पॉलिसी यानी एलआईसी का अगर पॉलिसी कराते हैं तो इस वाटर पॉलिसी को अलमीरा में ही रखिएगा, ठीक है, याद हो गया होगा। अब अल्बुकर्क, कर्क मतलब कब्जा, किस पर कब्जा? गोवा पर कब्जा, 1510 ईस्वी अल्बुकर्क का बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना, और यह स्थापना भारत में नहीं बल्कि इंग्लैंड में होता है, बिल्कुल आपको याद हो गया होगा। आगे और भी है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में, हॉलैंड, नीदरलैंड, डच, तीनों, हॉलैंड बोले, नीदरलैंड बोले और डच बोले, तीनों, ठीक है। अब अगर हम बात करें डच जो अराइवल करता है वो याद रखना है मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में, भारत में पहला डच कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित करता है, मसूलीपट्टनम भी याद रखना है, और कोरोमंडल तट भी याद रखना है, कोरोमंडल तट भी आपको याद रखना है। इंग्लिश अराइवल करता है, अंग्रेज आते हैं सूरत, सूरत आते हैं 1608 ईस्वी में, और सूरत 1608 की बात करेंगे तो विलियम हॉकिंस, हो कहे तो 8 जैसा याद रखिएगा, देखिए हो ऐसे लिखते हैं ना, देखिए 8 लग रहा है, तो 1608 ईस्वी में हॉकिंस आते हैं, और वो अंग्रेजों का भारत आना पहला होता है, ये बात ध्यान रखना है। और फिर याद रखिएगा क्या? तो विलियम हॉकिंस हो गया, और ये बैटल ऑफ सूरत भी होता है 1612 ईस्वी में, सूरत में नौ सैनिकों का ये
युद्ध था, 9 सैनिक इसमें लड़ते हैं और अंग्रेज की पुर्तगालियों पर विजय हो जाता है, बिल्कुल, और इसी से वहां पर कंपनी की स्थापना हो जाती है। सर थॉमस रो ये कौन थे? तो राजदूत थे, क्या याद रखना है, राजदूत थे। और इसको जहांगीर ने, कहा, तो जहांगीर ने इसको अनुमति दे दिया कि जा बेटा गजोदर तू मेरा ले ले। ठीक है, तो ले लिया अंग्रेज आके हम लोग का। चलिए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एट लास्ट 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना फ्रांस में हो जाती है। इस तरह से आपको मजा आया या नहीं, जल्दी से बताइएगा। कम ही लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन मजा हमको पढ़ाने में आ रहा है, लेकिन आपको मन लग रहा है या नहीं, जल्दी से बताइएगा। आपको मन और लगेगा जब आप हमारा इससे पहले वाला भी क्लास देखिएगा, ठीक है ना। हम उम्मीद करते हैं कि आप मेरा पहले वाला क्लास देखेंगे। प्लेलिस्ट बना देते हैं, आप वहां जाकर जल्दी से एक बार कमेंट करिए कि कैसा लग रहा है हमारा कंटेंट आपका कैसा है, इसका फीडबैक जबरदस्त तरीके से रियलिटी बताइए हमको, ताकि हम इसमें बुक में इन्वेस्ट करें, है ना। चलिए, अब हम लोग फिर से देखते हैं, और भी आगे है, कोई चीज रिपीट नहीं हो रहा है, आपको बेहतरीन तरीके से याद होना हमारा। ये देखिए, पोथा बनाइएगा, पूछ नहीं पाइएगा, इसीलिए हम पोथा नहीं बनवाएंगे, आपको हम याद करवाएंगे। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की नींव के लिए वास्तविक संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है? फिर वही बात हो गया, पुर्तगाल की बात कर रहे हैं और पुर्तगाली साम्राज्य की नींव के लिए वास्तविक संस्थापक की बात करें। पुर्तगाल की वास्तविक रूप से अगर हम संस्थापक की बात करें तो आप सोचिए, क्या सोचेंगे कि पुर्तगाली तो गोवा पर आकर कब्जा किया। आप सभी को पता है कि पुर्तगाली सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले पुर्तगाली थे, ठीक है ना। आप सभी जानते हैं गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं, जो आजादी के बाद हाल फिलहाल में। जल्दी से बताइएगा गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? तो याद रखना है। और गोवा पर कब्जा करने वाला कर्क बोले तो अल्बुकर्क आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला चलिएगा, करा कि हाँ, यहां पर एक्सप्लेनेशन दे रहा है, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क अल्फांसो है ने गोवा, दमन और द्वीप जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर कब्जा करके पुर्तगाली सत्ता की स्थापना करने के लिए एकदम नींव रखता है। इसका मतलब गोवा पर कब्जा, एट लास्ट दमन और द्वीप पर ही वो कब्जा कर लेते हैं, और वो अल्बुकर्क है और पहले संस्थापक हो जाते हैं। अगर हम लोग अल्मीरा से पहले वायसराय थे, है ना, सर गया अल्मीरा, है ना, लेकिन उसकी नीति 9 सैनिक की शक्ति तक ही सीमित था, है ना। वास्को डी गामा एक खोजकर्ता थे, जमेरिन एक स्थानीय शासक थे। ये पूछा जाता है, वास्को डी गामा को खोजकर्ता कहेंगे, ठीक है ना, वास्को डी गामा को खोजकर्ता कहेंगे, कोलंबस को नाविक और खोजकर्ता, इसको भी नाविक भी कह सकते हैं। जमेरिन एक स्थानीय शासक था। व्यक्ति परिचय, आप सभी को जब यूपीएससी बीपीएससी लेवल का कंटेंट आप बनाएंगे तो इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, पुर्तगालियों द्वारा भारत में निर्मित पहला दुर्ग कहां स्थापित किया? जल्दी से बता दीजिए, पहला दुर्ग कहां स्थापित किया, बताना है आप सभी को। और पुर्तगालियों द्वारा भारत में अपना पहला दुर्ग कहां स्थापित किया? इसका जवाब अगर आप नहीं देंगे तो बिल्कुल गलत बात हो जाएगा। 2 का ए नंबर दे रहे हैं, कालीकट, बताइए। कालीकट सही है, दुर्ग की बात है ना। फर्स्ट फोर्ट बताना है, कारखाना नहीं है ये, फर्स्ट फोर्ट की बात करेंगे। देखते हैं हमारे बुक में क्या लिखा हुआ है। देखिए, इसी तरह से, तो चूंकि हम इसीलिए यहां पर ढक दिए, आप यहां पर कालीकट लगा रहे हैं, और कोई लगाएंगे, और कोई लगाएंगे? ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चलिए, आप यहां पर देखिए, पुर्तगालियों ने यहां क्या है, कारखाना तो हम बता दिए। अब यहां पर है क्या, दुर्ग की बात करेंगे। तो देखिए हमारे बुक में क्या लिखा हुआ है, पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन, आधुनिक नाम केरल में, अपना पहला किला यानी दुर्ग बनाया, जिसे मैनुअल किला, दूसरा नाम
कोचीन किला कहा जाता है? वाह। तो कहां याद रखना है? कोचीन आपका आंसर हो जाएगा। गोवा 1510 ईस्वी में, द्वीप पर 1535 ईस्वी पर, बाद में कब्जा किया। कालीकट पर उनकी प्रारंभिक लैंडिंग साइट कहलाती है, लेकिन पहला किला वह नहीं बन पाया था। यानी कालीकट जो आप बोल रहे हैं ना, देखिए कालीकट जो आप बोल रहे हैं यहां वो आता है, लेकिन वो दुर्ग यानी किला नहीं बना पाता। ठीक है ना? तो आपका आंसर नन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है ना? नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा और आपका कोचीन केरल आपका सही जवाब हो जाएगा। बोलिए, मजा आया? बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग, आप कहेंगे कि सर गोवा लगा दीजिए, तो पहला दुर्ग नहीं था वो। देखिए पहला दुर्ग कोचीन में 1503 में लगाया, इसीलिए इसे पहला कहेंगे। आप झगड़ा कर लीजिए हमसे और कहिए कि सर गोवा लगाइए, तो 1510 ईस्वी में गोवा में दुर्ग बनाया। ठीक है ना? फिर 1535 ईस्वी में वो दीव में अपना दुर्ग बनाया। अब बता दो भाई कि पहला दुर्ग कब बनाया? तो 1503 ईस्वी में बनाया। कहां बनाया? तो कोचीन में बनाया। कहां? कोचीन। कोचीन कहां है? वर्तमान में इसको केरल कहते हैं। ठीक है? तो ये बातें आपको याद कर लेना है। ठीक है? और कोई कमेंट करिए तो हमको भी थोड़ा सा मजा आएगा। और भी कोई कमेंट करिए और इसे शेयर करिए। अपने जूनियर्स को तो जरूर शेयर कीजिए। जूनियर्स भटक रहे हैं, है ना, बड़े बड़े यूट्यूबर्स के चक्कर में, उनके माया जाल में फंस रहे हैं। हम लोगों को भी, गरीबों को भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, है ना? तो जरूर करना चाहिए। मध्यकालीन भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन था? बता दीजिए। ठीक है ना? पहला यूरोपीय राष्ट्र की बात करेंगे। चलिए देखिए, मध्यकालीन भारत में व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र की अगर हम बात करेंगे, जल्दी से बताइए। तो आप सभी जानते हैं यूरोप का अराइवल ही तो हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? वह पुर्तगाल हो जाएगा। याद रखना है, बिल्कुल आपको याद भी हो गया, पुर्तगाली ही सबसे पहले आने वाले थे। बिल्कुल, वास्को डी गामा 1498 में यात्रा के बाद पुर्तगाली भारत के साथ सीधे समुद्री रूप से व्यापार शुरू करने वाले पहले यूरोपीय देश बनते हैं। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। अगला चलिएगा, भारत में पहला स्थानीय यूरोपीय सामुद्रिक व्यापार केंद्र यानी फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई थी? बता दीजिए। भारत में पहला अस्थायी रूप से यूरोपीय सामुद्रिक व्यापार केंद्र यानी फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई थी? जल्दी से आपको कमेंट करके बताना। व्यापारिक केंद्र यानी फैक्ट्री स्थापित किसके द्वारा की गई थी? 4 का डी नंबर दे रहे हैं, क्या होगा? डी दे रहे हैं, तो ये नन ऑफ दिस बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर क्या होगा? सोच के बता रहे हैं, और जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब है। पुर्तगाल आपका सही जवाब होगा। सही है? बोलिए यस सर पुर्तगाल। कमेंट करिए जल्दी जल्दी। क्या हम ज्यादा बोल रहे हैं? एक बार थोड़ा सा फीडबैक लेना चाहेंगे हम आपसे। क्या हम ज्यादा बोल रहे हैं? थोड़ा सा खुश हो रहे हैं ना? कंटेंट बहुत ही बढ़िया है। करें जी सर। जी सर मतलब ज्यादा बोल रहे हैं इसलिए यस कर रहे हैं, या पुर्तगाल उसका आंसर होगा? यस यस नो होने लगा। थोड़ा सा पूरा सेंटेंस लिख दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा कंट्रोल हम भी कर लेते हैं। ठीक चल रहा है क्लास? फीडबैक हम सीधा सीधे मांग रहे हैं। चलिए, पांडिचेरी पर अधिकार करने वाला पहली यूरोपीय शक्ति बताइए। पांडिचेरी पर यूरोपीय शक्ति जल्दी से बताना है। पुर्तगाल। बहुत बढ़िया। पांडिचेरी पर भी पुर्तगाल ही करता है, द्वीप पर भी पुर्तगाल ही करता है, गोवा पर भी आपको
पुर्तगाल ही ध्यान में रखता है। समझ में आ गया? अगला चलिएगा। पुर्तगालियों ने बंगाल की खाड़ी में, ध्यान से देखिएगा टॉपिक बदल रहा है, आपको धीरे धीरे बदल बदल के हम पढ़ा रहे हैं। पुर्तगालियों ने बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किस बंदरगाह को अपना अड्डा बना लिया था? जल्दी से बोलना है। पुर्तगालियों ने बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किस बंदरगाह को अपना अड्डा बनाया था समुद्री लूटपाट के लिए? हुगली मेरी जान। कहां गया? हुगली। बिल्कुल आपका सही जवाब है। देखिए अगर हम लोग बात करें मसूलीपट्टनम तो वो डच के लिए, कंफ्यूजन नहीं हो, ये किसके लिए है? डच के लिए। और हुगली ध्यान में रखना है किसके लिए? पुर्तगालियों के लिए। ये सब चीज आप समझ लीजिए, पुर्तगाली के लिए। हो गया? चलिए कलकत्ता, जो कि वर्तमान में कोलकाता शहर के संस्थापक के रूप में किसको हम लोग श्रेय देते हैं? बता दो जल्दी से। कोलकाता शहर की स्थापना किसने किया? तो आप सभी को जान लेना चाहिए। आपका आंसर हो जाएगा जॉब चार्नोक। याद रखना है, जॉब चार्नोक एक ब्रिटिश इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ना। कोलकाता के स्थापित करने वाले जॉब चार्नोक जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी हुआ करते थे और परंपरागत रूप से वो 1690 ईस्वी में सूतानती कोलकाता और गोविंदपुर गांव में एक व्यापारिक पोस्ट की स्थापना करते हैं और कलकत्ता शहर की वो स्थापना करते हैं। ये बातें आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है। रॉबर्ट क्लाइव, यहां पर एक बात याद रखना है कि रॉबर्ट क्लाइव एक सैन्य नेता थे जो कि पलासी के युद्ध के लिए जाने जाते हैं। सर थॉमस रो को राजदूत के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए अब उसी अभी जो हम लोगों ने कितने देखिए कुल मिलाकर 7 एमसीक्यूज किए और कुल मिलाकर आपको यहां पर वन लाइनर भी मिल रहा है। चलिए अब जल्दी जल्दी वन लाइनर कवर करेंगे। भारत में, ठीक है, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। अब पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक तो गोवा पर कब्जा करके ही ना हुआ था, गोवा पर कब्जा करके ही हुआ था। बोलेंगे हाँ सर, अब तो ये बात समझ में आ गया। और जब गोवा पर कब्जा करके ही वास्तविक संस्थापक बनना है तो को से कब्जा और को से कर्क याद रखने में भारी लग रहा है। बोलेंगे ना सर, ठीक बोलते हैं आप। चलिए अगला देखिएगा। पुर्तगालियों ने भारत में अपना प्रथम दुर्ग पुर्तगाली ने गोवा में दुर्ग नहीं बनाया था, गोवा में दुर्ग नहीं बनाया था। तब दुर्ग का निर्माण कहां हुआ था भाई? तो कोचीन में। हम आपको बताए थे कि दुर्गा माता तरवा भाला कोच देगी, तो याद रखना है दुर्ग का पहला अगर क्वेश्चन आए तो भाला को कोच देना है, तो दुर्गा माता भाला को कोचीन, बिल्कुल याद रखना। ठीक है, चलिए मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार स्थापित करने वाला तो पुर्तगाली, बिल्कुल याद हो गया होगा। भारत में प्रथम समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित करने वाला, समुद्री व्यापारिक केंद्र पुर्तगाली। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला पुर्तगाली, बता दिए। पुर्तगाली ने हुगली को बंगाल की खाड़ी में लूटपाट के लिए अड्डा बना लिया था। किसने? तो याद रखना है पुर्तगालियों ने ही हुगली को बंगाल की खाड़ी के लिए, बिल्कुल याद रखना है। कलकत्ता का जॉब चार्नोक, इन्होंने स्थापना किया। मजा आ गया? मजा आया? चलिए फिर हमारा है क्या क्वेश्चन। कितना मिनट हो गया? मन लग रहा है तो आगे खींचते रहेंगे। मन लग रहा है, हम मन हमको लग रहा है, आपको लगे ना लगे हम क्या करें। मन लग रहा है, आगे बढ़े कि छोड़ दे? बोलिए बोलिए, टेल मी। आज रहने दे क्या आगे बढ़े? वास्को डिगामा कुछ हरी झंडी दिखाइएगा सुप्रिया जी, तब ना ऐसे कौन से आगे सर। चलिए ठीक है। भारत में आने वाला पहला यूरोपीय यात्री, अब जल्दी जल्दी होगा है ना? हाँ जल्दी जल्दी होगा ना? जल्दी 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 जल्दी, हाँ आंसर दीजिए जल्दी से।
आगे बढ़े सर, बहुत बढ़िया। भारत आने वाला पहला यूरोपीय यात्री, हाँ जल्दी से भाई, नीचे जो पढ़िएगा आंख खराब हो जाएगा, जल्दी बताना है। ए मुझौसा सब, सॉरी फॉर दिस वर्ड, बट हमें हमें प्रसन्नता यही होती है कि आप गलती कर क्यों रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, भारत आने वाला पहला यूरोपीय यात्री पूछा है, न व्यापार करना था उसको, न कुछ करना था, मुंह चिहारने आया था, सीधा सीधी गप, सिर्फ यात्रा करने आया था, ना कोई व्यापार से संबंध था, ना कुछ भी था, और वो होगा मार्को पोलो। अब थोड़ा मुंह खोलो, क्या है, दोनों मंत्र समझिए। पुर्तगाली आया था कंपनी स्थापित करने के लिए, व्यापार करने के लिए, और ये सिर्फ यात्रा करने आया था, चल बेटा इंडिया देख के आते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं। ध्यान रखना है, जब व्यापार, व्यापारिक बातें फैक्ट्री की हो, ठीक है ना, शासन करने की बातें हो, तो आपको याद रखना है वास्को डी गामा पुर्तगाल, बिल्कुल। इसको कहां से घुसा दिया है, देखिए अब कहां से घुसा दिया हम बता देते हैं, ठीक है ना। चलिए मार्को पोलो, देखिए वेनिस का व्यापारी खोजकर्ता मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में, यानी लगभग 1292 की बात है, ये हम नहीं कह रहे हैं। आपको पता है कि ये बुक जो हम बनाए हैं वो तो जानिए ना, है ना जी, कहां से बनाए हैं। हाँ, हम क्रेडिट देते हैं घटना चक्र पब्लिकेशन के बुक को, और इस पर रिसर्च भी किए हैं, आप भी गूगल करिए थोड़ा सा, समझते हैं ना जी। हाँ तो याद रखना है 13वीं शताब्दी के अंत में 1292 में वो भारत आया था। यूरोपीय लोगों द्वारा भारत में, भारत की सबसे पहली ये यात्रा मानी जाती है, बिल्कुल। बोलिए, गूगल किए, कर लीजिए। अच्छा ये कह रहे हैं कि कितना मुश्किल से सबको याद कर रहे थे। अब ये मार्को पोलो, जैसे ना कहते हैं कि अब हम लोग जाते हैं पटना घूमने के लिए, है ना, लेकिन मेरे परदादा पटना गए थे लोटा लेके, समझ रहे हैं ना, तो ये यही बात हुआ, हम भी देख के और इसको जब एनालिसिस कर रहे थे तो अजीब दास्तां है ये, ठीक है ना। मार्को पोलो बिल्कुल याद रखना है। हम लोग अभी याद कर रहे हैं कि पटना जाते हैं घूमने के लिए, और प्राचीन काल में मेरे परदादा छरदादा लोटा लेके भी जाते थे पटना, तो उसी तरह की ये बातें हो गई, मार्को पोलो, ठीक है ना। कंकरेंट व्यूज में मात्र 9 ही है, कब हमारे साथ भी 9000 लोग जुड़ेंगे, 9000 होगा, फिर 9 लाख भी होंगे, कहां शुरू कहां खत्म। चलिए ठीक है, हाउ इज द जोश, जोश हाई रखना है, और धीमे धीमे पढ़ा रहे हैं, लेकिन बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान रखना है, अन्य सभी 15वीं शताब्दी में आए थे, यानी वो मार्को पोलो लगभग 200 साल पहले ही आके सत्यानाश कर दिया था, ठीक है। चलिए, भारत में पहला यूरोपीय गवर्नर और वायसराय कौन था। जब यूरोपीय गवर्नर और वायसराय सर गया अल्मीडा, चलिए भारत में सबसे पहले वस्तु विनिमय यानी वाटर सिस्टम किसने शुरू किया, जल्दी से बता दीजिए। सबसे पहले भारत में वाटर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय प्रणाली को इंट्रोड्यूस किस देश ने किया था, बताना है। आपका आंसर पुर्तगाली होगा, सही जवाब सी नंबर। भारत पहुंचने वाला दूसरे यूरोपीय शक्ति कौन था, पहला पुर्तगाली, दूसरा डच, पहला पुर्तगाली दूसरा डच, क्या सही है, ठीक है। पहुंचने वाला तीसरा अंग्रेज, चौथा फ्रांस, ठीक है ना। डच को ही डैनिश कहेंगे, तो ये तो
बेकार हो गया। ठीक है, तो सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। ये गलती नहीं कीजिएगा, तीसरा था, ये दूसरा था। ठीक है ना, देख लीजिए, बुक में ये मिल जाएगा आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए। ये सब हम बता चुके हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बता चुके हैं। हमारे बुक का ये कंटेंट है, आपको ये हमारे बुक में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। भारत में पहली यूरोपीय फैक्ट्री कहां स्थापित हुई? इसको याद रखिएगा, कोचीन ही होगा, बिल्कुल इसमें टेंशन की बात है नहीं, है ना। यूरोपीय फैक्ट्री कहा है ना, पुर्तगालियों के द्वारा नहीं पूछा गया है, यूरोपीय, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। भारत में पहला अंग्रेजी कारखाना कहां खोला गया? तब आपको याद रखना है, जब अंग्रेजी कारखाना कहा जाए, ठीक है ना, तो आपका आंसर मसूलीपट्टनम हो जाएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। अंग्रेजी कारखाना मसूलीपट्टनम, अच्छे से याद रखना है। डच कारखाना, डच कारखाना भी मसूलीपट्टनम, ठीक है ना। यहां देखिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको VOC के नाम से भी जानते हैं, 1605 में मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित करता है ना। पुलिकट 1610 ईस्वी में, नागपट्टनम बाद में इसका मुख्य केंद्र बन जाता है, सूरत में उसका कारखाना 1616 ईस्वी में स्थापित होता है, इसीलिए वो उस क्वेश्चन का भी जवाब सही था। पूर्वी भारत में पूछा जाए, पूर्वी भारत, ये वर्ड याद रखना है, पहला अंग्रेजी कारखाना कहां खोला गया? जब पूर्वी भारत की बात हो तो आपको उड़ीसा बालासोर याद रखना है। क्या याद रखना है? पूर्वी भारत कहा जाए तो उड़ीसा बालासोर याद रखना है। भारत आने वाला तीसरा यूरोपीय शक्ति कौन था? अभी जस्ट हम बताए, पहला पुर्तगाली, दूसरा डच, और तीसरा जो था हमारा अंग्रेज, और चौथा, मजा आ गया। चलिए, तो हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा पूछा है तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला चलिएगा, भारत में पहली अंग्रेजी अदालत कहां स्थापित हुई? अंग्रेजी अदालत की बात करेंगे तो आप सभी जानते हैं कि पहला अंग्रेजी अदालत कहां शुरू होता है? जल्दी से बोलिए। अब आपके मन में आ रहा होगा कोलकाता, लेकिन याद रखना है कहां? तो सूरत। यहां देखिए लिख दिए हैं, अंग्रेजों ने 1612 ईस्वी में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने के बाद वहां एक न्यायिक प्रणाली, बोले तो न्यायालय की भी शुरुआत की थी। ये बातें नोट करते हैं। अगला चलेगा, भारत में फ्रांसीसी की पहली बस्ती कहां स्थापित होती है? अब बोलिए, पहली बस्ती की बात करें फ्रांसीसी का, फ्रांसीसी का पहला बस्ती सूरत में। कहां? फ्रांसीसी का पहला बस्ती सूरत में। चलिए, भारत में पहला डेनिश, जिसको डेनमार्क का कारखाना याद रखना है, कहां? डेनिश का कारखाना त्रावणकोर में। अब ये क्या है? कारखाना स्थापित करने का जगह का बात कर रहा है, तो त्रावणकोर। देखिए, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1620 ईस्वी में तंजावुर के राजा से त्रावणकोर यानी तमिलनाडु में एक बस्ती स्थापित की थी। तो ध्यान रखना है, बस्ती के बारे में ये है हमारा, है ना। सेरामपुर, सेरामपुर बंगाल में है, उसकी बस्ती 1755 में स्थापित हुई थी। निकोबार पर उन्होंने असफल प्रयास भी किया था, है ना। ये सभी आप बारीकी से अध्ययन करेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। हम बात करते हैं 18वीं शताब्दी में भारत में व्यापार करने का असफल प्रयास किस यूरोपीय शक्ति के द्वारा हुआ? देखिए, निकोबार पर असफल प्रयास किया गया, किसके द्वारा? डेनिश के द्वारा। यानी हमारा ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा, है ना। नहीं, देखिए 18वीं शताब्दी, ये भी तो देखना होगा, है ना। ये 18वीं शताब्दी की नहीं है, देखिए ये 18वीं शताब्दी की नहीं है, ठीक है ना। आपको याद रखना, 18वीं शताब्दी में भारत में व्यापार करने वाला असल प्रयास करने वाला कौन हो जाएगा? देखिए यहां स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या याद रखना है? स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इसमें क्रमबद्ध तरीके से हम नहीं पढ़ते हैं। इसका मतलब स्वीडिश ने 18वीं शताब्दी की शुरुआत में ही व्यापार स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं रहा। बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ब्रिटिश और किसी भारतीय शक्ति के बीच पहला युद्ध
ब्रिटिश यानी अंग्रेज और किसी भारतीय शक्ति के बीच पहला युद्ध जो हुआ था वो सभी जानते हैं, क्या? सूरत का नौसैनिक युद्ध 1612 ईस्वी में। देखिए ये पहला युद्ध था ब्रिटिश और किसी भारतीय शक्ति के बीच में, आप सभी जानते हैं। फिर तो 1757 ईस्वी में पलासी का हुआ, 1764, 1746, 48 ये सभी बाद में। पहला युद्ध देख रहे हैं सूरत का नौसैनिक युद्ध, और वो ब्रिटिश और मुगल साम्राज्य के बीच में हुआ था, बिल्कुल जानते हैं आप सभी। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच भारत का पहला युद्ध बोलिए। अब ये हो गया हमारा किसका? तो ब्रिटिश और भारतीय में से किसी का पहला। अब यहां पर एक नाम हो गया फ्रांसीसी का, तो आप सभी जानते हैं कि फ्रांसीसी का जो युद्ध हुआ उसी के लिए आप जानते हैं किसको? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, ठीक है ना। ये भारत में पहला युद्ध फ्रांसीसी का अंग्रेजों के साथ, ठीक है। अंग्रेजों का पहली बड़ी विजय जिसमें भारत में सत्ता स्थापित करने की नींव रखा जाता है, अंग्रेजों ने अपना पहला विजय जो भारत में उसकी सत्ता, अंग्रेजों का साम्राज्य होता है, वो सभी जानते हैं कि पलासी के युद्ध के बाद बैटल ऑफ पलासी 1757। देखिए 1757 में होता है, बक्सर 1764 में होता है, इसमें और नियंत्रण को मजबूती प्रदान होता है। सूरत का 1612 में एक छोटा सा सिर्फ नौसैनिक झड़प था, कोई युद्ध उस तरह का नहीं था। वांडीवास का युद्ध 1760 इसमें फ्रांसीसी के विरुद्ध एक निर्णायक जीत था। ये सभी डाटा आपको याद करना पड़ेगा। अंग्रेजों को पहली बार दीवानी यानी राजस्व एकत्र करने का अधिकार किस घटना के बाद मिलता है? तो ध्यान रखना है, अंग्रेजों को पहली बार दीवानी, वही ईस्वी याद रखना है, बक्सर की लड़ाई। पलासी में सत्ता पे आता है और दीवानी को भी प्राप्त करता है, क्योंकि यहां पर इसका साम्राज्य मजबूत होता है, इसीलिए आपका बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। फ्रांसीसी पलासी ने प्रभाव दिया पलासी ने प्रभाव दिया लेकिन दीवानी नहीं दिया था, नोट किया जाए इस बात को। पलासी की लड़ाई में उनका प्रभाव बढ़ा था जीत के बाद, लेकिन दीवानी नहीं मिला था। इलाहाबाद की संधि अधिकार को औपचारिक बनाती है। मंगलोर की संधि मैसूर युद्ध से संबंधित है। शाह आलम द्वितीय ने 1765 में इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किया। ये बातें आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये वन लाइनर था, तो इसमें हम कहानी जब तक नहीं बताएंगे तब तक ये सब टॉपिक क्लियर नहीं होगा। बस आपको थोड़ा याद कर लेना चाहिए, जो बातें इंपॉर्टेंट है हमने बुक में इंक्लूड कर दिया है। भारत में पहला ब्रिटिश आधुनिक नगर बताइए। ब्रिटिश का आधुनिक नगर की बात करें तो आप सभी को पता है कि वो हमारा क्या हो जाएगा? ब्रिटिश का आधुनिक नगर की हम बात करें तो सभी जानते हैं कि कोलकाता है, ठीक है ना। चलिए आधुनिक नगर की बात देखिए, मद्रास को भी पहले लिया गया था, लेकिन बॉम्बे को भी लिया गया था, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कोलकाता 1690 ईस्वी में प्रशासनिक रूप से विकसित किया जाता है राजधानी के लिए, इसीलिए आपका आंसर कोलकाता ही सही जवाब हो जाए। अंग्रेजों को कर मुक्त व्यापार करने का फरमान यानी अनुमति किस मुगल बादशाह ने दिया? देखिए कर मुक्त व्यापार करने के लिए ऐसा गलती कौन कर सकता है? तो वही हुआ है ना, सियार को मुफ्त में रोटी खिला दीजिए, तो फर्रुख सियार आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ब्रिटिश शासन के तहत पहला आधुनिक शिक्षा संस्थान कब स्थापित किया जाता है? देखिए, अगर हम ब्रिटिश शासन के तहत अगर आधुनिक शिक्षा का हम लोग नींव की बात करें तो सभी जानते हैं यह 1770 के दशक की बात है। क्या? तो 1770 की दशक आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब वो सभी बातें जो हमने यहां पर पढ़ाया जीएस पॉइंटर के फैक्ट्स के रूप में वो है, और कल हमारा टॉपिक 1 का लास्ट क्लास होगा, ठीक है ना। टॉपिक 1 का लास्ट क्लास होगा, फिर टॉपिक 2 हम लोग शुरू करेंगे। टॉपिक 2 क्या है हम आपको बता देते हैं। टॉपिक 2 जो है हमारा क्या है? टॉपिक 2 है हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और बंगाल के नवाब की कहानी हम लोग देखेंगे, एक क्लास में फिर हो जाएगा। तो पहला ये बेसिक सब चीजें थी जो कि हमने अच्छे से तैयारी किया। आपको अगर अच्छा लगा है तो आप इसे स्टेटस लगाएंगे, क्या करेंगे?
स्टेटस जरूर लगाएंगे, हम आपसे निवेदन करेंगे हाथ जोड़ के, है ना, स्टेटस लगाएंगे। और 7 बजे शाम में आपको डेली क्लास मिलेगा निश्चित तौर पर। आज हम 7 बजे आ चुके थे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में जल्दी, तब तक के लिए। कल मैथ का क्लास होगा, आप प्यार देंगे, कैसा लगा फीडबैक देंगे। धन्यवाद।